Hello students, welcome to the Science Learner family. I am Virendra Singh, your mentor और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर सेशन सॉलिड स्टेट का। देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक पहले दो लेक्चर सॉलिड स्टेट के कवर नहीं करे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन आंसर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज आपको क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा अंटिल आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर अपना कवर ना कर लो। तो पहले अपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को कवर करिए और उसके बाद इस क्वेश्चन आंसर सेशन में आइए, ताकि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके बिहाफ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई के अंदर, उन सभी तरह के क्वेश्चंस को हम कवर कर पाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास गिव रीजन, तो हमें रीजंस देने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन दिया है व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा रीजन है, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दैट्स वाई पार्टिकल्स इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे ही वो ऑसिलेट करते हैं। और जब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, तो वो कैसे होंगे नेचर में, रिजिड होंगे। तो इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इसके साथ आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ओके, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। नाउ द नेक्स्ट वन, ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास जो होता है उसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? है तो ये सॉलिड ना, तो उसे सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जा रहा है? रीजन क्या होता है कि ग्लास जो होता है कंसिडर एज एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस की प्रॉपर्टी होती है कि एक लंबे टाइम के बाद इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो बट स्टिल रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ग्लास के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि एक लंबे टाइम के बाद उसके कुछ पार्टिकल्स क्या करते हैं, फ्लो करने लगते हैं नीचे की तरफ, लेकिन वो रहता अपनी सॉलिड की फॉर्म में ही है। तो अगर उसके अंदर वो फ्लो वाली प्रॉपर्टी आ रही है तो हम उसे कंसिडर कैसे कर सकते हैं, लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। तो इसके पीछे रीजन होगा, जो ग्लास होता है, ग्लास जो है आपके पास, ग्लास इज amorphous and it has tendency to flow। उसके पास टेंडेंसी किस चीज की होती है, फ्लो, बट स्टिल retain property of solid। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिक्विड इन ग्लास कंसिडर एज फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ही क्या होता है, फ्लूइडिटी, जिसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, वी कैन से फ्लूइड। तो लिक्विड इन गैस दोनों के दोनों क्या करते हैं, फ्लो कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट फ्लूइड ड्यू टू फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी टू फ्लो। Okay, now the next one, metallic solids are conductor in nature। metallic solid को हम कंसिडर क्या करते हैं, कंडक्टर। तो रीजन क्या होता है, कंडक्टर वो होता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके पास फ्री चार्ज होता है और वो चार्ज इजीली मूव कर सकता है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वी कैन कॉल इट कंडक्टर। सो दैट मीन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे जो फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है ना, बिकॉज कैटायन होते हैं। ग्लास पेन्स फिक्स्ड इन विंडो ऑफ ओल्ड बिल्डिंग थिक एट द बॉटम। आपने देखा होगा जो ग्लासेस होते हैं जो आपके विंडो में लगते हैं या फिर डोर पे लगते हैं, अगर वो ओल्ड बिल्डिंग के ग्लासेस हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो आप देखेंगे उसका जो बॉटम का पोर्शन होगा वो थोड़ा थिक होगा एज कंपेयर टू देयर अपर पोर्शन। तो जो बॉटम का पोर्शन है वो थिक क्यों होता है, सिंपल सा रीजन होता है, ग्लास जो होते हैं इट कंसिडर एज अ एमॉर्फस सॉलिड। ये क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, और अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। तो जो ओल्ड बिल्डिंग के ग्लासेस होंगे एक लंबे टाइम के बाद उनमें पार्टिकल्स क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। दैट्स वाई जो बॉटम का पोर्शन होगा वो थिक हो जाएगा। तो इट मीन्स जो ग्लास पेन्स होते हैं, ठीक है ना,
तो आप लिख सकते हैं इट इज अमॉर्फस, इट इज amorphous in nature, therefore it has tendency to flow. Okay, now the next one. Glass objects from ancient civilization are found to be thicker at the bottom. So thicker at the bottom. I think ये क्वेश्चन गलत है, ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन हो गया, बल्कि ये होना चाहिए था द ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बी मिल्की इन नेचर, फाउंड टू बी मिल्की इन नेचर। जो एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब बहुत पुराने ग्लासेस होते हैं, उन ग्लासेस को अगर आप देखोगे वो थोड़े से वाइटिश होते हैं, थोड़े से मिल्की होते हैं। तो पूछा है ऐसा क्यों? देखिए ग्लास जो है वो क्या है, एमॉर्फस है नेचर के अंदर, लेकिन अगर वो एंशिएंट ग्लास हैं, बहुत पुराने हैं, तो उस पर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, हीटिंग एंड कूलिंग। इसका मतलब दिन में उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है और रात को क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो इसका मतलब जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता है ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑफ टाइम, एक लंबे टाइम तक अगर उस ग्लास को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं और कूल करते हैं, तो उस सिचुएशन पे वो एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन में बदलने लगता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। और जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसकी वजह से उसका कलर मिल्की हो जाता है। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। तो इसने पूछा ये क्यों है, तो अगर मैं इसे इन अ सिंगल वर्ड समझाने की कोशिश करूं तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एमॉर्फस है, एमॉर्फस ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, क्रिस्टल में। ओके, तो एमॉर्फस कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर, दैट्स व्हाई। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिस क्वेश्चंस के अंदर हमें वन वर्ड आंसर करना है। ओके, तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इंसुलेटर इन सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेट, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड। ए जो है वो बहुत हार्ड है और उसके बाद इंसुलेटर भी है सॉलिड और मोल्टन स्टेट में, और किस तरह का सॉलिड होगा। तो इसके लिए हमें पीछे रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने 4 तरह के सॉलिड पढ़े थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो हमने इसके अंदर देखा था कि जो आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं और जो आपके कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, यही 2 ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो पूरी तरीके से इंसुलेटर होते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आपका ज़रूर होगा, लेकिन इन दोनों में से भी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो कोवेलेंट सॉलिड थे। तो यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ज़्यादा हार्ड है, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग है। तो इट मीन्स इस सिचुएशन के अंदर व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट सॉलिड। सो द आंसर इज कोवेलेंट सॉलिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सॉलिड विच हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए अगर हम सॉलिड को डिवाइड करते थे तो वो 2 तरीके के होते थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते थे जिनके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते थे, किसमें, एक पैटर्न के अंदर, और इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता था। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है उनके पास रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता था। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे आंसर होना चाहिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, solid which refractive index same in all direction. So like refractive index and the optical property consider as your physical property. तो ये जो refractive index होता है या फिर कोई भी हम optical चीज़ों की बात करते हैं, it consider as in your physical property. तो हमने देखा था कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो भी कौन सी वाली, लाइक इलेक्ट्रिकल हो गई, रिफ्रैक्टिव हो गई, ऑप्टिकल हो गई, अगर ये प्रॉपर्टीज सेम है हर एक डायरेक्शन में, हर एक प्लेन में, तो इसको हम बोलते थे आइसोट्रॉपिक। तो सबसे पहली चीज ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइसोट्रॉपिक, और ये प्रॉपर्टी हमें एमॉर्फस सॉलिड के अंदर देखने को मिलती थी। तो आंसर हो जाएगा इसका एमॉर्फस। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन ग्लास एंड क्वार्ट्ज। देखिए ग्लास और क्वार्ट्ज के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको समझना है कि लाइक जो ग्लास होता है इट इज SiO4, क्वार्ट्ज भी जो होता है ये भी SiO4 होता है। दोनों में फर्क क्या होता है, जो ग्लास होता है इसमें शॉर्ट रेंज देखने को मिलती है हमें,
लेकिन जो क्वार्ट्स होता है इसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों रेंज होती है। शॉर्ट और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है? ग्लास जो है अगर उसमें शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि लाइक जो ऑर्डर है पार्टिकल्स का वो शॉर्ट है, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद पैटर्न बार बार बदलता जा रहा है, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज। इसका मतलब एक प्रॉपर शेप नहीं देखने को आपको मिलेगा वहाँ पे जो हमें ग्लास में देखने को मिलता है। बट क्वार्ट्ज के अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज के साथ लॉन्ग रेंज भी होता है जो एक क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो ग्लास होता है वो पूरी तरीके से एमॉर्फस प्रॉपर्टी को बताता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको क्वार्ट्ज को कन्वर्ट करना है ग्लास में, क्वार्ट्ज मतलब क्या हो गया, क्रिस्टलाइन, उसे कन्वर्ट करना है एमॉर्फस में, तो क्या करते हैं? तो हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको, इस क्रिस्टलाइन को हमें हीट करना है और रैपिडली कूल कर देना है। जैसे हम हीट करके रैपिडली कूल करते हैं तो वो आपका क्वार्ट्ज ग्लास में बदल जाएगा, इसका मतलब क्रिस्टलाइन आपका एमॉर्फस में बदल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हम कुछ हद तक क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग बेस या फिर आपसे 1 मार्कर के ऊपर पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो अब समझते हैं हम फर्दर आगे ये क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है सिग्निफिकेंस ऑफ लेटेस्ट पॉइंट। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि लेटेस्ट पॉइंट होता क्या है। तो आप समझिए कि यार जो आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस होता था उसके हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता था। तो वो जो हर एक कॉर्नर पे एक एटम होता था उसको हम बोलते थे उसका लेटिस पॉइंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हर एक लेटिस पॉइंट सिग्निफाई कर रहा है एक पार्टिकल को, वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ लेटिस पॉइंट, तो ये जो हो गया लेटिस पॉइंट represent one constituent particle, और ये कांस्टेंट पार्टिकल आपका कुछ भी हो सकता है लाइक एटम, मॉलिक्यूल और आयन। नाउ द नेक्स्ट वन, पैरामीटर कैरेक्टराइज यूनिट सेल। तो हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल क्या होते हैं। यूनिट सेल वो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है उस क्रिस्टल लैटिस की जो बार बार रिपीट होती है अलग अलग डायरेक्शन से, जिसकी वजह से क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। तो इट मीन्स जो सबसे छोटी यूनिट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस की उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो वो यूनिट सेल के कौन कौन से पैरामीटर्स थे? तो उसके पास 3 एजेस थी। तो वो जो एजेस थी उनको हम बोलते थे ABNC। लाइक जैसे हम किसी क्यूब की बात करते हैं तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है आपके पास ABC। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तीनों की तीनों आपस में इक्वल होंगी, वो इक्वल भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिर उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंड हो रहे होंगे, तो वही जो एंगल होते हैं अलोंग दीज एजेस उनको बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। सो दीज आर द पैरामीटर कैरेक्टराइज एनी यूनिट सेल। ओके, तो ABC, these are the edges, and alpha, beta and gamma represent your angle. Okay, now the next one is how many, that is called man, समझ गए होंगे, many atom present in simple, BCC, FCC and ECC। इनके अंदर कितने एटम प्रेजेंट होते थे? तो अगर आपको याद हो, सिंपल को हम प्रिमिटिव कहते थे। तो सिंपल के अंदर जो प्रेजेंट होते थे वो होते थे सारे के सारे एटम कॉर्नर पे, और हमने देखा था कि कॉर्नर पे टोटल 8 एटम होते हैं। लेकिन एक एटम का कंट्रीब्यूशन अपने खुद के यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है, क्योंकि हमने ये चीज पीछे चेक करी थी लेक्चर के अंदर कि लाइक एक एटम जो होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ होता है। तो इसका मतलब एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर के वो 1/8 होता है। सो दैट मीन्स एक का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8 है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप पीछे जो हमारा सेकंड लेक्चर है उसे देखिए, आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आपने वो देख रखा है तो यहाँ आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो सिंपल के अंदर होता है एक एटम। फिर बात करते हैं BCC की। BCC के अंदर क्या था, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट होंगे ही, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो उतना ही रहेगा। तो BCC की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 1/8 इंटू में 8 1 प्लस एक एटम सेंटर पे प्रेजेंट होता था। BCC हमारा कुछ ऐसे होता था। तो कॉर्नर के जो 8 एटम होते थे और इनके बगल में भी क्या होते थे, क्यूब्स होते थे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि ये 1/8 और सेंटर पे एक एटम होता था। तो ये सेंटर वाला तो किसी के साथ भी शेयर नहीं होता था, किसी बगल वाले यूनिट सेल के साथ, तो उसका कंट्रीब्यूशन कंप्लीट। तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस में 1, 2 एटम प्रेजेंट होते थे। FCC के अंदर क्या होते थे, आपके एटम्स जो हैं वो कॉर्नर वाले जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन तो वही है 1/8 इंटू में 8 प्लस आपके एटम फेज में प्रेजेंट होते थे। और आपके टोटल फेज कितने होते हैं, 6।
किसी भी क्यूब के अंदर 6 फेज होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 फेज होते हैं। और हर एक फेज पे एक एटम होता था। टोटल कितने फेज हैं? 6। लेकिन जो एक एटम होगा, लाइक मान लो ये एक फेज है, ये एक फेज है, तो ये एटम जो होगा इस वाले यूनिट सेल उसके बगल वाले यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा होगा। तो इसका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होगा? हाफ, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। सो दैट मीन्स एक फेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो हाफ। तो इसका मतलब 6 इंटू में हाफ, और इधर 3 हो गया, ये 1 हो गया। टोटल एटम्स कितने हो गए? 4 एटम। एंड सेंटर्ड के अंदर क्या होता था? तो एंड सेंटर्ड के अंदर कॉर्नर के एटम तो होंगे ही। तो दिस इज लाइक 1/8 इंटू में 8 प्लस इसमें कोई भी एक आप अपोजिट फेज ले सकते हैं। तो हमने ये एक अपोजिट फेज ले लिया। तो एक अपोजिट फेज में कितने एटम्स होंगे? 2, क्योंकि वहां पे 2 आ रहे होंगे फेज, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी? 2। तो ECC के अंदर होते थे आपके 2 एटम। तो दीज आर दी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट यूनिट सेल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट द कॉर्नर बॉडी सेंटर्ड ऑफ इट्स नेबर यूनिट सेल? कितना कंट्रीब्यूशन होता है उस एटम का जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है? तो अभी हमने देखा था कि अपने नेबर सेल्स के साथ, तो जो नेबर यूनिट सेल है उसके साथ कितने नेबर यूनिट सेल्स होते थे कॉर्नर वाले के बगल में? 8। तो एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता था कॉर्नर पे वो कितना होता था? 1/8। तो इसका मतलब ये एक के साथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने नेबर सेल्स के साथ? 1/8। बॉडी सेंटर्ड, अगर बॉडी के सेंटर पे है वो एटम, तो आप समझिए वो अपने अगल बगल वाले नेबर्स के साथ कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो होल कंट्रीब्यूशन होगा उसका खुद के यूनिट सेल पे। तो वो एक ही यूनिट सेल को अपने खुद के पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1D। 1D के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था? ये 1D का मतलब 1 डायमेंशनल। तो इस एटम के अगल और बगल में जितने भी नेबर एटम अटैच्ड होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 1D के अंदर हमने देखा था कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 2, क्योंकि ये 2 अगल बगल के एटम या स्फीयर से अटैच्ड है। 2D की अगर हम बात करें तो यहाँ 2 चीज़ें थी। एक था SCP जिसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते थे, और HCP जिसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते थे। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हम इस तरीके से बनाते थे। इसमें 1D की जो लेयर्स होती थी वो सेम लेयर्स हम स्टैक कर देते थे इस तरीके से, और इससे 2D बन जाता था। अगर हम किसी भी एटम को देखते हैं देखेंगे तो 1 2 3 4 4 एटम के साथ अटैच्ड है, और जिसकी वजह से एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता था। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था? 4। लेकिन HCP के अंदर हमने देखा था कि लाइक जो भी आपके पास एटम्स हैं, लाइक इनका जो, इसे बोलते हैं डिप्रेशन, जहाँ ये अंदर की तरफ जा रहे हैं, इन डिप्रेशन पे अगर हम दूसरी लेयर को रख देते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर वाले में भी डिप्रेशन पे रख देते हैं, तो हमें देखते थे कि ये जो एटम है आपका, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 एटम्स के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो चुका है? 6 हो चुका है। सो दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो HCP का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P एंड Q। एक क्यूबिक सॉलिड है जो 2 तरह के एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, P और Q से। एटम Q इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। Q कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। एंड P प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर। P कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए, अगर मैं एक यूनिट सेल का फॉर्मूला बना रहा हूँ तो आप समझिए Q कौन से एटम है जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो आप देखिए कि अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करूँ, उसके अंदर कॉर्नर पे कितने एटम होते हैं? 8 एटम्स होते हैं। ओके, लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 का। तो इसका मतलब 8 इंटू में 1/8 वैल्यू कितनी हो गई? 1 एटम। तो इट मीन्स जो Q के एटम होंगे एक यूनिट सेल के लिए वो कितने होंगे? 1 एटम। ओके, फिर बात करते हैं P की। P कौन सा है? P वो एटम है जो बॉडी के सेंटर्ड पे है। तो आपको पता है बॉडी के सेंटर पे एक एटम होता है और उसका कंट्रीब्यूशन इधर उधर किसी भी यूनिट सेल के साथ नहीं होता है। तो इसका मतलब बॉडी सेंटर के लिए जो P है उसका जो एटम कंसिडर होगा उस यूनिट सेल के लिए वो अपने आप में कंप्लीट एक हो गया। तो इट मीन्स P जो है वो एटम 1 है, Q भी जो है वो 1 है। तो इनका अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं 1:1, इसकी वजह से फॉर्मूला क्या बन गया आपका? PQ बन चुका है आपका फॉर्मूला। ओके, क्योंकि रेशियो कितना है? 1:1। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो PQ आ रहा है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के थ्रू कवर किए हुए हैं।
इसके आगे के जब हम लेक्चर्स को आगे कवर करेंगे तो फाइनली उसके बाद उनके क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखेंगे आपके एग्जाम्स में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोगों का काम है इस तरह के और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल करिए और इन क्वेश्चंस को तो ज़रूर देखिए। और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। और इस तरह के लेक्चर्स को यार हमेशा लाइक किया करिए ताकि हमें अप्रिशिएशन मिले और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए करने की और कोशिश करें। और अगर आप जैसे ऐसे ही भाई बंधु और हैं जिनको पढ़ना है तो आप लोग उन लोगों को भी ये लेक्चर्स फॉरवर्ड किया करिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। और हमारी पूरी कोशिश है कि लाइक उन लोगों के डाउट्स भी जो है वो हम क्लियर कर पाए अच्छे से।